आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। शाहाबाद में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा, पर इस बार एनडीए कोई नई समीकरण के साथ अब जो है चुनाव में उतर रहा है। तो क्या इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा या फिर यह जो रिकॉर्ड बनते आ रहा है यह बदलेगा? क्या है इसके मायने और क्या कुछ बीजेपी ने इस बार रणनीति अपनाई है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या इस बार शाहाबाद में बदलेगा जो नियम अभी तक चलते आ रहा है? देखिए, शाहाबाद में तो एनडीए का खूंटा उखड़ गया है जी। पिछले विधानसभा चुनाव से ही। जी। ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी शाहाबाद की करीब 22 या 23 सीटें हैं, उसमें से केवल 3 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। जी। तरारी सीट तो आई उपचुनाव में, जब उपचुनाव हुआ तरारी सीट के लिए तो सुनील पांडे के बेटा लड़े बीजेपी से और जीत गए, तो 3 सीटें आई। 23 में 3 सब महागठबंधन में चला गया, जबकि एक जमाने में ये गढ़ हुआ करता था एनडीए का। तो कितना बुरा हाल है। लोकसभा चुनाव में भी वही हाल हुआ। लोकसभा चुनाव में तो पूरा खूंटा ही उखड़ गया। आप देख लीजिए, काराकाट से लेकर अब आरा तक सब हार गए। एनडीए के तमाम उम्मीदवार हार गए। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हार गए, बक्सर में मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, जो बीजेपी की परंपरागत सीट थी। उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे एनडीए में रहकर कोई सोच नहीं सकता था, वो भी हारे। फिर आरा में आरके सिंह हार जाएंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो हार गए। और हर सीट पर शाहाबाद में एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर, लेकिन इस बार तो एनडीए ने पवन सिंह को भी मैदान में उतारा है, जिनका कि कुशवाहा के साथ अनबन भी थी, उनकी दोस्ती भी कराई गई। देखिए, पहले ये समझ लेना होगा कि क्यों हार हुई लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव में आप देखेंगी तो सब बाहर के उम्मीदवार लड़ाए गए। उपेंद्र कुशवाहा वैशाली के इलाके से आते हैं और वहाँ के लोगों में नाराजगी थी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से लाकर यहाँ लड़ा दिया गया चुनाव, ठीक है ना। तो ये नाराजगी थी। उपेंद्र कुशवाहा भी बाहरी थे। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से चुनाव लड़ते हैं और उनको बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ा दिया गया। तो ये हुआ कि भाई क्या हो रहा है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं वैशाली से आकर, बक्सर में गोपालगंज से आकर मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। आरा में भी आरके सिंह जो सुपौल से आते हैं, वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बाहरी भीतरी का मुद्दा इतना जोर पकड़ लिया कि सभी सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। ये कहना ठीक है, काराकाट में पवन सिंह के चलते हार हुई, लेकिन बीजेपी की असली हार का कारण ये था बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई हो गई। तो क्या इस बार इसको हटाया गया है? नहीं, इस बार भी उसी तरह का माहौल है। देखिए, पवन सिंह को लाया है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि पवन सिंह के कारण पूरा शाहाबाद हार गए। लेकिन ये बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी शाहाबाद हार गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी तो शिकस्त मिली थी बीजेपी को। तो केवल पवन सिंह फैक्टर नहीं है, केवल उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर नहीं है। ये तो कोई भी आम आदमी वाली बात हो गई जो बिना एनालिसिस किए ऐसे ही अंदाजा लगा ले कि भाई पवन सिंह के चलते हार गए। अरे पवन सिंह के चलते आप काराकाट में हार गए होंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन पवन सिंह के चलते बक्सर में भी हार गए, आरा में भी हार गए, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो मतलब ये बाहरी बनाम घर वाले की लड़ाई थी और इसमें बाहरी जो थे वो शिकस्त खा गए। हाँ बिल्कुल, बाहरी और भीतरी की लड़ाई हो गई और उसमें स्थानीय लोगों ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी पार्टी से ऊपर उठ करके। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का पूरा खूंटा उखड़ गया। तो मुझे लगता है कि इस बार ठीक है, पवन सिंह को ला करके उपेंद्र कुशवाहा से मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि नहीं भाई, दोनों की दोस्ती हो गई है, दोनों अब एक हो गए हैं। लेकिन फिर टिकट के बंटवारे में भी वही खेल हो गया। टिकट के बंटवारे में जो बीजेपी के ही नेता हैं पुराने, जो चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं, आहत हैं। अब देखिए, राजेंद्र सिंह बीजेपी के कदावर नेता थे, उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्हें लड़ गए थे चिराग पासवान की पार्टी से, दिनारा से, और दूसरे नंबर पर थे। तो उस वजह से जेडीयू की वहाँ हार हुई थी, जय कुमार सिंह की। इस बार जय कुमार सिंह को टिकट नहीं दिया जेडीयू ने, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में सीट चली गई है। वहाँ से बालू के कारोबारी आलोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।
तो वहाँ भी खेल जेडीयू के बागी नेता जय कुमार सिंह बिगाड़ रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की जीत मुश्किल है। इसी तरह से रामेश्वर चौरसिया जो लगातार नोखा से सासाराम से चुनाव जीतते रहे हैं और अति पिछड़ा बनिया समाज के बड़े नेता थे, बड़े चेहरा, उनको बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया है, कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सर इस बार बीजेपी ने राजपूत को ज्यादा कहीं ना कहीं टिकट दिया है और अति पिछड़ा और बनिया को कम। हाँ बिल्कुल, आपके सवाल पर मैं आता हूँ। ललन पासवान है जो बीजेपी के कदावर नेता थे उस इलाके के, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो जो अति पिछड़ा बनिया समाज है उसको प्रतिनिधित्व तो लगातार नहीं मिल रहा है बक्सर, शाहाबाद और मगध में। जो पासवान है उनको नहीं मिल रहा है। अब हरिजन को तो मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन पासवान की आबादी वहाँ ज़्यादा है, उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इस वजह से दिक्कत हो रहा है। और दूसरी बात ये समझ जाइए कि रोहतास में, कैमूर में कोई ब्राह्मण नहीं है। रोहतास कैमूर में कोई ब्राह्मण बनिया को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। बक्सर में बनाया भी गया है तो आईपीएस है आनंद कुमार मिश्रा। तो आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव में बागी लड़ गए थे, निर्दलीय लड़ गए थे और बीजेपी के हार के कारण वो भी बताए जाते हैं। तो उनको विधानसभा चुनाव में उतारे जाने से ये लोगों में संदेश गया है कि भाई बीजेपी उसी को टिकट देती है या उसी के सामने झुकती है जो विद्रोह करे, यानी बागी नेताओं को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो स्थानीय कार्यकर्ता नेता नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी का भी सवाल उठा रहे हैं कि वो है शाहपुर के, बक्सर से क्यों लड़ रहे हैं, बक्सर की जगह शाहपुर से लड़ना चाहिए था, शाहपुर तो बीजेपी की सीट है। तो वहाँ भी असंतोष है। और दूसरी है, मैं बता दूं आपको कि आरा सीट पर भी राजपूत, आपका सवाल था ना कि राजपूत ज़्यादा लड़ रहे हैं, तो राजपूत वाकई सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं। देखिए आरा में राजपूत उम्मीदवार हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के विधायक हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़हरा में भी वही हाल है, आरा नहीं, बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। आरा में भी राजपूत उम्मीदवार दिया है, डुमरांव में भी राजपूत उम्मीदवार दिया है जेडीयू ने, ठीक है, राहुल सिंह को बनाया है। रामगढ़ में दिनारा में राजीव रंजन को दिया है, ठीक है। रामगढ़ में तो आलोक सिंह जो उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार हैं वो भी राजपूत हैं। दिनारा में राजीव रंजन हैं, ये भी राजपूत हैं, ठीक है ना। डेहरी में भी वही हाल है, नवीनगर से आनंद मोहन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ठाकुर हैं। और कुछ सीटों पर चमार लड़ रहे हैं, लेकिन पासवान को तरजीह नहीं दी गई है। तो जो अति पिछड़ा बनिया समाज है वो नाराज है कि हमारी दावेदारी खत्म कर दी गई है, हमको क्यों वोट देंगे। वो जो पासवान है वो नाराज है कि भाई आपने तो चमार को उम्मीदवार बना दिया, पासवान को एक भी टिकट नहीं दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं असंतोष जागृत हो रही है। बिल्कुल। और पूरे शाहाबाद में ब्राह्मण को कहाँ टिकट मिला, बक्सर छोड़ दीजिए तो ब्राह्मण नाराज हैं, बनिया समाज बहुत नाराज है, क्योंकि बनिया समाज का कहना है कि अति पिछड़ा की आबादी 36% है। आप 36% वोट को अपना वोट बताते हैं और उस समाज के का कोई नेता ही आपके पास नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है। सुशील मोदी के बाद कोई बनिया समाज का, अति पिछड़ा समाज का कोई नेता ही बीजेपी के पास नहीं है। रामेश्वर चौरसिया एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन बीजेपी ने उनको किनारे लगा दिया। तो बीजेपी को नेता नहीं चाहिए, बीजेपी को केवल वोट चाहिए, ठीक है ना। तो जो बीजेपी के असंतुष्ट नेता है वो नाराज हैं और वो खेल कर सकते हैं चुनाव में, ठीक है। और उनके नाराजगी का असर तो पड़ेगा ना, बहुत दिनों से अगर चुनाव में सक्रिय रहे हैं राजनीति में, तो उनके फॉलोअर्स भी होंगे, समर्थक भी होंगे, तो उसका असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने पूछा था कि भाई नोखा सासाराम में जहाँ पर बीजेपी 5 बार चुनाव जीत चुकी है, हाँ, इस बार खुद नहीं चुनाव लड़ रही है, ठीक है ना। 2 सीट दे दिया जेडीयू को और 2 सीट दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। तो बीजेपी अपनी 4 सीटें छोड़ चुकी है। तो अब इसके क्या मायने होंगे और क्या इस पे जीत हासिल होगी? अब देखिए यही मुश्किल है, जेडीयू भी अपनी 2 सीट छोड़ चुका है। चिराग पासवान पहली बार उस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं 2 सीटों पर। तो मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ेगा ना, पिछली बार भी महंगा पड़ा था, इस बार भी महंगा पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि बीजेपी के सीट पर अगर जेडीयू का कार्यकर्ता लड़ता है, ठीक है ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं और वो खिलाफ काम करने लगते हैं। अगर
बीजेपी के सीट पर जेडीयू लड़ता है तो बीजेपी वाले नाराज, और जेडीयू के सीट पर बीजेपी लड़ता है तो जेडीयू वाले नाराज। तो ये नाराजगी, मतलब ये अंदरूनी नाराजगी पैदा हो जाती है। बिल्कुल पार्टी के अंदर भाई कि हमारी, जैसे बक्सर बीजेपी की पारंपरिक सीट है, वहाँ से जेडीयू लड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। उसी तरह से बीजेपी जहाँ जहाँ से लड़ती रही है, सासाराम शाहाबाद में कई सीटों की अदला बदली हो गई है, तो उसको लेकर भी नाराजगी है और एनडीए के हार का ये कारण बन सकता है। तो मैंने तो रैंडम सर्वे किया है, आप पूछी नहीं कि क्या उसमें दिखा। सर तो बताइए कि आखिर आपके रैंडम सर्वे में, सिटी पोस्ट लाइव के रैंडम सर्वे में आखिर क्या रिजल्ट आ रहा है कि क्या होने वाला है शाहाबाद में? देखिए, पहली बात तो मैं बता रहा था कि वैश्य समाज, जो अति पिछड़ा वैश्य समाज है, वो बहुत नाराज है, ठीक है ना। अति पिछड़ा 36% है, उसमें 22% वैश्य समाज के लोग आते हैं, उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है शाहाबाद में, मगध में, उसको लेकर नाराजगी है। और ठाकुरों को ज़्यादा तरजीह दी गई है, उसको लेकर भूमिहार ब्राह्मण में नाराजगी है, ठीक है ना। उनका कहना है कि संतुलन होना चाहिए था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि बाहर के उम्मीदवारों को ज़्यादातर सीटों पर लड़ाया जा रहा है, तो बाहरी भीतरी वाला भी मुद्दा बन रहा है। हाँ, उनके समाज का वोट ले रही है बीजेपी, चाहे एनडीए के लोग ले रहे हैं वोट, और उनके समाज को टिकट नहीं दे रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, उसका रिएक्शन भी है। और जो मैंने रैंडम सर्वे किया था, उससे लगता है कि पूरे मगध और शाहाबाद में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है। महागठबंधन अभी भी शाहाबाद में एनडीए पर भारी है, क्योंकि पवन सिंह आए थे माहौल बनाने के लिए, पावर देने के लिए, पावर स्टार है ना, तो बीजेपी को पावर देने आए थे, आप पंचर करके चले गए, हवा निकाल दिए बीजेपी का। क्योंकि उनकी पत्नी ने ऐसा उनका पोल खोला, ऐसा अभियान चलाया ज्योति सिंह ने, कि थू थू होने लगी चारों तरफ, और लोग सवाल उठाने लगे कि पवन सिंह को लाने की क्या जरूरत थी बीजेपी में। तो बीजेपी ऐसे लोगों को अहमियत ज़्यादा दे रही है जिनकी छवि ठीक नहीं है। भाई पवन सिंह की क्या छवि है? अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, और उनकी पत्नी ही पीड़ित है, तो वो बैक फायर कर गया है, उससे नाराजगी बढ़ गई। महिलाएं तो पवन सिंह को क्यों चुनाव से हटना पड़ा? उनकी पत्नी के कारण, और उनके खिलाफ माहौल बन गया। तो बीजेपी जल्लाई थी पावर लेने के लिए, और पावर लेके चले गए, तो बहुत नुकसान हो गया पवन सिंह का फैक्टर। ठाकुरों को ज़्यादा अहमियत देने से भी नुकसान होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई केवल ठाकुर आप लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण भूमिहार को आपने जीरो कर दिया, ये भी रिएक्शन है। और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको, मतलब स्थानीय नेता जिसको आप बीजेपी लड़ा रही है। स्थानीय नेता कौन थे सासाराम में? रामेश्वर चौरसिया थे, ठीक है ना, और ललन पासवान थे, ठीक है, राजेंद्र सिंह थे, हैं, बक्सर में भी और स्थानीय नेता बहुत थे, लेकिन कहीं भी स्थानीय नामचीन नेताओं को मौका नहीं दिया है बीजेपी ने। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम जिसको खड़ा कर देंगे वही जीत जाएगा, वही, तो ऐसा होता नहीं तो है। कहीं इस बार मुंह की ना खानी पड़ी है, पिछले विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और वही गलती बीजेपी दोहराती हुई दिखाई दे रही है विधानसभा में भी। तो मुझे लगता है कि शाहाबाद इस बार भी बीजेपी के हाथ से निकलने वाला है। मगध में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहेगा, मगध में भी महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा। सर आपका रैंडम सर्वे क्या बोलता है? वो रैंडम सर्वे की ही बात कर रहा हूँ, मेरा रैंडम सर्वे ही बता रहा है कि देखिए, मैं गया था उत्तर बिहार में, ठीक है एनडीए की हालत, मैं गया था मिथिलांचल में, बहुत मजबूत है एनडीए, ठीक है ना, मैं गया था शाहाबाद और मगध में भी नहीं ठीक है एनडीए की स्थिति, मतलब महागठबंधन की पकड़। बिल्कुल। अब कोसी सीमांचल अभी गया नहीं हूँ, फर्स्ट फेज के बाद शायद मैं निकल पाऊँ या निकलूँगा 2-4 दिन में। तो अब कैसे कोसी के सहारे एनडीए की सत्ता में वापसी होगी, ये बड़ा सवाल है। और महागठबंधन ठीक है, उसमें आखिरी दम तक सीटों को लेकर पेच फंसा रहा, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पेच फंसा रहा, आपस में ही महागठबंधन के घटक दल भिड़े रहे, देर से फैसला हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि उनके आने पर भी जंगल राज नहीं आएगा। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य पर, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे, रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और उन्होंने जो जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देंगे,
माँ बहनों के लिए पहले ही बड़ा ऐलान कर चुके हैं, माई बहन सम्मान योजना, उसका इम्पैक्ट है। और तेजस्वी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे हैं कि भाई वो नौकरी देने वाले नेता हैं। अब कारण जो भी हो, ये गलती नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार न तेजस्वी यादव के साथ गए होते, न तेजस्वी यादव की पार्टी की को पुनः जीवन मिलता, क्योंकि 22 विधायकों वाली पार्टी बन गई थी। नीतीश कुमार ने ही जाकर आरजेडी को जिंदा किया, और वहीं आरजेडी अब नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज़्यादा सीटें जेडीयू की आ सकती हैं। हाँ, जो सपना बीजेपी देख रही है ना अपना सीएम बनाने का, तो थोड़ा मुश्किल है। जेडीयू की सीटें बढ़ेंगी इस चुनाव में, देख लीजिएगा आप। बीजेपी की सीटें घटेंगी, और चिराग पासवान के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि एनडीए की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो सुना आपने हमारे सिटी पोस्ट लाइव के रैंडम सर्वे के अनुसार क्या माहौल है बिहार चुनाव से पहले का और लोगों का, और श्रीकांत प्रत्युष ने ये जो बात कही है यह अभी इससे कितनी सहमति जताते हैं और क्या होगा, अब ये तो देखने लायक होगा। पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।